को पहले तो ईद मुबारक यकीनी तौर पर बहुत ही एक मुश्किल सूरत-ए-हाल है। ऐसा नहीं है कि ये ईद कोई बहुत नॉर्मल टाइम है ही, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं कि इस मुश्किल वक़्त में भी पॉज़िटिविटी की बात हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो जो है आगे के लिए जो ड्राइव कर सके। मेरे साथ मौजूद हैं आज रिप्ले में पाकिस्तान के टी20 और ओडीआई कप्तान जिनको इस वक़्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा जो है उनका तस्करा है दुनिया क्रिकेट में और यकीनी तौर पर इस वक़्त हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बड़े काबिल फ़ख्र हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टी20 ओडीआई कप्तान बाबर आज़म, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बाबर, पहला सवाल आपसे यकीनी तौर पे मेरा इस हवाले से ही होगा कि ये जो कोरोना वायरस के बाद सूरत-ए-हाल है और यकीनी तौर पर क्रिकेटर्स के लिए भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक उम्मीद की किरण ये नज़र आ रही है कि आगे जाकर जो है वो पाकिस्तान इंग्लैंड का टूर भी कर सकता है, क्रिकेट को रिवाइव करने की बात हो रही है। लेकिन बाबर साथ-साथ यकीन तौर पर जो अभी रिसेंट एक कराची में फ़िज़ाई हादसा हुआ, उससे बहुत ज़्यादा अभी नेशन जो है वो थोड़ा-सा उनका मोरल डाउन हुआ। क्या समझते हैं बाबर के किस तरह क्रिकेट के ज़रिए, खेलों के ज़रिए हम इस चीज़ से निकल सकते हैं और पॉज़िटिविटी की जानब बढ़ना पड़ेगा। ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं लेकिन कोई ना कोई हल निकाल कर आगे बढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको ईद मुबारक उम्मीद है सबसे। और जो आपने बोला अभी हादसा हुआ जो कराची में, वो काफ़ी मेरे ख्याल से नेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए काफ़ी दुखनाक वाक़या था। और वो सुन के हम भी मैं बहुत इस चीज़ को उदास हुआ हूँ मैं। और देखा है कि यार कैसे प्लेन गिरा है और उसमें जो लोग थे, जो जिस घरों में गिरे हैं, जब जहाज़ में लोग थे, तो मेरे ख़्याल से काफ़ी दुःख हुआ ये सुन के, ये हादसा देख के। देखा भी है, सुना भी है। और मज़ीद अभी दुआ कर सकते हैं कि इनके घर वालों को सबको सब्र दे अल्लाह और इनको आखिरत के लिए बेहतर करें उनके लिए। और क्रिकेट जिस तरह आपने बोला बिल्कुल जी, जिस तरह अभी जो सूरत-ए-हाल चल रही है पूरे मुल्क में, वो काफ़ी मेरे ख़्याल से चैलेंजिंग है। और तो एहतियाती तदबीर के साथ मेरे ख़्याल से वो वक़्ती टाइम पर टाइम करनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और थोड़ा-सा अपने हाथ भी वॉश करने हैं टाइम से और सैनिटाइज़र भी यूज़ करें। तो मेरे ख़्याल से ये छोटी-छोटी चीज़ें आप चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो मेरे ख़्याल से आपकी भी सेफ्टी है और दूसरे लोगों की भी सेफ्टी है, आपके घर वालों की भी सेफ्टी है। और बिल्कुल जी, अभी जो पाइपलाइन में जो इंग्लैंड का टूर है वो भी आगे अभी 1 1 डेढ़ महीने बाद वो टूर है। और मेरे ख़्याल से ये प्लेयरों की सेफ्टी पहले रखेंगे, सब कुछ पहले रखेंगे क्योंकि मेरे ख़्याल से क्रिकेट मैच से ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख़्याल से ज़िंदगी है। अगर वो हमारी सेफ रहेगी, वो हमसे तंदुरुस्त रहेंगे तो हम आगे या क्रिकेट खेल सकेंगे। तो मेरे ख़्याल से इंग्लैंड वालों को भी और पीसीबी वाले भी ये चीज़ें देखेंगे कि सेफ्टी फ़र्स्ट हो प्लेयरों की। ठीक है बाबर, बिल्कुल आपने ठीक कहा और यकीनी तौर पर बाबर इस वक़्त जो क्रिकेटर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जो पाकिस्तान क्रिकेट हो या दुनिया के क्रिकेटर्स जितने भी हैं, कितना टफ होगा बाबर के इस माइंडसेट से वापस आना है उन सबको और अपनी क्रिकेट शुरू करनी है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। अच्छी बात है बुंडेसलीगा शुरू हुई है जर्मनी में। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें प्रीमियर लीग की भी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तो है इस तरह के साइंस आना शुरू हो गए हैं कि स्पोर्ट्स अपनी जगह बना रहा है और शायद जैसे हमारे विज़ारत साहब ने कहा कि हमें इसी वायरस के साथ जो है वो फिलहाल एडजस्ट करके ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, पाकिस्तान स्पोर्ट्स, क्रिकेट कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि हम लोगों को क्योंकि अब तो ये भी बात हो रही है ना कि साइकोलॉजिकली बड़ा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि किस तरह इस ट्रॉमा से निकलना है, इस मुश्किल सूरत-हाल से। बाबर स्पोर्ट्स का क्या रोल होता है ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट का? और अगर आप जाते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम खेलती है, लोग खुश होते हैं जीत पर और यकीनी तौर पे एन्जॉय करते हैं, तो समझते हैं ये बहुत एक बड़ी सिग्निफिकेंट रोल है जो क्रिकेट को स्पोर्ट्स को प्ले करना है। बिल्कुल जी, ये देखें ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ये कब ठीक होगा, लेकिन हमें स्टेप लेना पड़ेगा स्पोर्ट्समैन्स को। जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट की कम्युनिटी है, तो कोशिश यही है कि हम स्टेप लें और प्लेयर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। और आईसीसी भी कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। कुछ कुछ ना कुछ हल निकाल रहा है क्रिकेट को स्टार्ट करने के लिए, जैसे फुटबॉल का भी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, बाकी चीज़ें भी आहिस्ता
शुरू हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट में भी आहिस्ता-आहिस्ता हमें स्टेप लेना पड़ेगा। और ईद के बाद मेरे ख्याल से मीटिंग बैठेगी पीसीबी की, तो मेरे ख्याल से कैंप भी लगा रहे हैं, कैंप लगाने का सोच रहे हैं इंग्लैंड टूवर्स के लिए। तो देखें ये साइन भी अच्छा आहिस्ता-आहिस्ता आपको जब स्टेप लेंगे, तो प्लेयर्स के लिए भी अच्छा और क्रिकेट के लिए क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है बाबर, साथ साथ अगर आज बात करें तो मेरी बड़ी कोशिश होगी इस इंटरव्यू में कि जो बाबर आजम की जर्नी रही है बाबर, वो भी जरूर आप से जाने, और जो यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट रखें, क्योंकि पॉजिटिव बात करना भी बहुत जरूरी हो गया है। बाबर, पहली मर्तबा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट की याद जो आपको याद है कि आपने पहली मर्तबा क्रिकेट को कब रियलाइज किया, बैटिंग का शौक था या सिर्फ बॉलिंग भी करते थे, और पहली आपकी याद क्या है क्रिकेट से जिसने आपको इंस्पायर्ड किया कि आप क्रिकेट खेलेंगे, आप और पढ़ाई या बाकी कामों से ज्यादा, जैसे नॉर्मल पाकिस्तान में लड़के जवानी में या आप समझ लें लड़कपन में कर रहे होते हैं कि जी किसी का कोई शौक होता है, बाबर को क्रिकेट ने किस तरह अट्रैक्ट किया शुरू में? सर क्रिकेट मुझे शुरू से ही शौक था और बचपन से ही खेलता आया हूँ, और गलियों में बहुत खेली है। मतलब सैटरडे नाइट, हर सैटरडे नाइट क्रिकेट खेलते थे गलियों में, लाइटें चला के रात को पूरी पूरी रात क्रिकेट खेलना। तो दिन में भी मैं मतलब खेलता ही रहता था हर टाइम, क्रिकेट ही खेलना और इसी में ही रहना, गलियों में खेलते रहना जितना भी हो। तो फिर वहाँ से फिर मेरे ख्याल से मुझे लगा कि मैंने घर वालों को बोला कि मुझे क्रिकेट खेलनी है। तो फिर वहाँ से मुझे उन्होंने घर वालों ने क्लब में डाला, और उसके बाद फिर साल बाद अंडर 15 के ट्रायल से उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। मुझे जब पहले साल में जब फ्लॉप हुआ तो मुझे चैलेंजिंग मिले, मुझे बहुत चीज़ें मिले जिसको मैंने एज अ गोल समझ के फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं इस चीज़ को इस पहले पहले सीज़न में फेल हो गया, मगर मैं मतलब मैंने 3 मैच खेले थे, 40 स्कोर था। और उसके बाद जब सीज़न ख़त्म होता है तो अकेडमी लगती है प्लेयरों की। तो मेरा मेरा यही एम था कि मैंने अकेडमी करनी है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। तो फिर वो मैंने वहाँ पे सोचा कि मुझे अगले साल टॉप करना और इस अकेडमी में जाना है। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुई कि यार नहीं, अब मैंने कुछ करना है। अगर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है, प्रोफेशनली स्टार्ट की है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। फिर अगले साल मैंने पूरी मेहनत की। मैं दिन सुबह जाता था, शाम को वापस आता था। पूरा साल मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब पे मैंने काम किया। तो अगले साल मैं बेस्ट बैट्समैन बना था और फिर मैं अकेडमी गया था और वो मैंने अकेडमी की। उसके बाद फिर टूर था वेस्ट इंडीज़ का। टीम अनाउंस हुई, उसमें नाम आया, लेकिन 2 दिन बाद पता लगा कि उसमें से 8 प्लेयर ओवर एज हो गए हैं। और 2 दिन बाद पता लगा कि एज अ कप्तान मुझे वो भेज रहे हैं। तो यहाँ से भी एक मोटिवेशन मिली। फिर वेस्ट इंडीज़ गया, वहाँ पे वर्ल्ड कप खेला, वहाँ पे भी बेस्ट बैट्समैन बना। तो फिर यहाँ से मेरी आहिस्ता आहिस्ता जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता गोल सेट किए अपने, स्टेप बाय स्टेप, जैसे अंडर 19, अंडर 23, फिर पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान, ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। बाबर, आपकी फैमिली में भी यकीनी तौर पर जो आपके कजन्स हैं, कामरान हैं, उमर हैं, अदनान हैं, तो एक फैमिली आपकी ऑलरेडी क्रिकेट में थी। तो बाबर, ये भी एक इन्फ्लुएंस होता है जब आप आगे बढ़ रहे हो, छोटे हो, और आपसे कामरान वगैरह तो सीनियर थे, तो कभी ये चीज हेल्प करती है क्रिकेट के, जो मुझे लगता है माशाल्लाह आप लोग की फैमिली में जो इसके जो जीन्स कह लें या जो इसके अंदर टैलेंट है वो बहुत ही माशाल्लाह, 4 क्रिकेटर्स पाकिस्तान को अब तक प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो ये चीज भी हेल्प करती है बाबर? डेफिनेटली देखें, जब बैकग्राउंड आपका क्रिकेटर्स वाला हो तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। और बिल्कुल, जब स्टार्ट की थी तो थोड़ा सा उन्होंने पुश भी किया, उन्होंने समझाया चीज़ों का भी थोड़ा सा गाइड किया, जो आगे जाके मुझे हेल्प मिली। और बिल्कुल जी, जब आपके कज़न या कोई ख़ानदान में कोई क्रिकेट खेलता हो तो आपको वो भी काफ़ी चीज़ बूस्ट अप करती है, तो उस चीज़ का काफ़ी हेल्प मिला था। बाबर, अब बात करते हैं आपकी जो सबसे फेमस, ऑब्वियसली आपकी बैटिंग में और बहुत सारे फेवरेट शॉट्स होंगे, लेकिन दुनिया दीवानी है आपकी ऑफ आपकी कवर ड्राइव के। तो बाबर, बैटिंग में जब आप शुरू में आपके कोचेस थे,
या जो आप खुद बैटिंग को एनालाइज किया करते थे, तो शुरू से आपकी भी क्या ये फेवरेट शॉट रही? क्योंकि आईसीसी भी जब वीडियो डालता है तो वो यही आपकी शॉट उसमें इंक्लूड होती है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कवर ड्राइव किसकी। तो बाबर, ये जो कवर ड्राइव की परफेक्शन है, आपकी बैलेंस की बहुत तारीफ की मोहम्मद यूसुफ ने भी और साथ साथ बाकी क्रिकेटर्स ने भी, कि बाबर का बैलेंस बहुत जबरदस्त होता है। तो बाबर, जो आज सुनने वाले हैं न सिर्फ आपके फैंस बल्कि क्रिकेटर्स, कुछ ऐसी चीज आप उनके साथ शेयर करना चाहें जो जो उसको आपने बेस बनाया था। आप कुछ कुछ तो बाबर आपने किया था मैजिकल ऐसा, जो आपकी माशाल्लाह बैटिंग की क्वालिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी प्लेयर से। तो बाबर आजम क्या कहना चाहेंगे अपने यंग उन क्रिकेटर्स को जो आज देख रहे हैं, जो बैट्समैन स्पेशली, कि बाबर ने किस चीज पर ज्यादा फोकस किया, मेहनत की? सर मेहनत तो शुरू से ही करता आया हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं छोड़ी, जो मैंने शुरू से अब तक मैं करता आया हूँ, वो मैं अपनी जो बेसिक्स थी वो उसको चेंज नहीं किया। जो मेरी प्रैक्टिस थी उसको मैंने चेंज नहीं किया, जो मैं शुरू से करता आया हूँ उससे ही मेरी चीज़ें बेहतर होती गई हैं और मज़ीद बेहतर होती हैं। जब भी मैं फंसता हूँ तो वो मैं चीज़ें दोबारा करना शुरू कर देता हूँ। मतलब मैं अपनी कोशिश यही करता हूँ कि नॉकिंग करूँ जितनी ज़्यादा, मैं शॉर्ट नॉकिंग ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा बैलेंस ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे शॉट का पता लगता है कि मैंने सही मारी है कि नहीं मारी, परफेक्शन अच्छी होती है। और शुरू में मेरी जो, टू बी ऑनेस्ट, मेरी 2 शॉटें होती थी, कट कट शॉट और ड्राइव। तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह ये मेरी अब ये बेस्ट शॉट है ना, उसमें उल्टा था, मेरा वो वीक शॉट थी। तो उसपे मैं 99% मतलब अगर मैं ट्राई करता था ड्राइव मारने की तो 80% मैं आउट होता था। लेकिन उस पे मैंने काम किया, उस पे मैंने अपने बैलेंस पे काम किया, शॉट को पक्का किया, उस चीज़ पे मैंने मेरे ख्याल से इस चीज़ को ठीक करते-करते मुझे 2 से 3 महीने लगे चीज़ें ठीक करने में। ये नहीं होता कि आप हफ्ते में ठीक करो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 1 दिन में ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए, हफ्ते में ठीक हो जाए। ये चीज़ें जो शुरू से चलती आती हैं उसको ठीक करने में आपको 1 से 1 डेढ़ महीना लगता है ठीक करने में। तो थोड़ा-सा मेरे ख्याल से पेशेंस से, सब्र से, सोच समझ के आप प्रैक्टिस करें उस चीज़ की। यंगस्टर को मैं यही बोलूँगा कि जो आपका अगर प्रॉब्लम है उस पे जितना आप काम करें, लोगों से बात करें, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हैं कि आपको ये अच्छा गाइड करेगा, उससे बात करें। फिर अगर आपको समझ आ रही है तो वो चीज़ आप अप्लाई करें और उसके बाद आप खुद देखें कि आपको उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फिर थोड़ा जितना आप सब्र से खेलेंगे, जितना आप कंसंट्रेशन से खेलेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। बाबर, बहुत सारे लोग बहुत सारी पर्सनल बातें भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो यकीनी तौर पर मैं ही समझता हूँ, मुझे तो आज हेल्प मिलेगी आपके साथ बात करके, कि बाबर की जो पर्सनैलिटी है क्रिकेट के हवाले से तो हम आपके फैन हैं ही हैं और बहुत सारे आपके फैंस हैं, लेकिन बाबर आजम के मुतालिक एक आम अभी भी ये आ रहा है कि बड़े मेच्योर हैं आप, कम बोलते हैं शायद, और अगर बोलते हैं तो बहुत समझ के बोलते हैं। बाबर आजम, जब आप अगर आप अपने बचपन में जाते हैं, बाबर फैमिली, बहन भाई दोस्त, बाबर आजम उस वक्त कैसे थे? फिर मैं मौजूदा जो मैंने कंपैरिजन किया उस पर आप जरूर राय दीजिएगा, लेकिन बाबर आजम की अगर एक नेचर की बात करें, आपकी शुरू में क्या बहुत शरारती थे या बहुत सीरियस थे जैसे अभी लोग आपको समझते हैं? बाबर आजम की जो बचपन की यादें हैं बाबर, वो कैसी है दोस्तों बहन भाइयों के? सर पर्सनैलिटी मेरी जिस तरह अब है, मैं बचपन में भी ऐसा था, चुप रहता था, ज़्यादा बोलता नहीं था। अगर कोई बात करनी तो टू द पॉइंट करनी बात, और अभी भी ऐसा ही है। अगर कोई बात मुझे करनी होती है मैं टू द पॉइंट करता हूँ। और बचपन में शरारती मैं बिल्कुल नहीं था, खामोश वाला बच्चा था मैं, और ज़्यादा बोलता नहीं था। घर में भी ऐसे ही, ज़्यादातर मैं किसी के पास नहीं जाता था। और अ, घर वालों के पास ज़्यादातर मैं अम्मा जी के पास रहता था, मामा के पास ही रहता था। तो इतना मैं बोलने वाला का आप कह सकते हैं मैं नहीं था। लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ें चेंज करने की। बोलता भी हूँ अब मैं, और हँसी मज़ाक तो वो मैं अपने टीममेट्स के साथ बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन नज़र नहीं आता लोगों को। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक करता हूँ, शुगल मेला भी लगता है। हर टीम, अपनी पूरी टीम के साथ मैं जिससे भी होता है मज़ाक करता रहता हूँ। बाबर, हमारे पाकिस्तान में जब बच्चे पढ़ाई छोड़ के थोड़ा सा क्रिकेट की जाने आते हैं बचपन में, तो माँ बाप के दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक तो जी खेलें, जरूर खेलें। कुछ माँ बाप होते हैं जिन्होंने पेंटी भी लगा देते हैं कि जी आप तो पढ़ाई छोड़ के ये किधर क्रिकेट की जाने जो है वो चले गए। तो बाबर, कोई मार पड़ी कभी, कोई ऐसी चीज आपको याद के जिससे आपको माँ बाप ने शुरू में, मतलब क्या था आपके लिए मैसेज, क्या था मतलब
अपब्रिंगिंग जो प्लेयर्स की होती है वो डिफरेंट है। किसी को माँ बाप बड़ा सपोर्ट करते हैं, कुछ को थोड़ी बहुत पहले मार पड़ती है, बाद में माँ बाप सोचते हैं होए ये तो हमारा बच्चा तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, इसको तो हमें पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। तो बाबर घर में जो आपके माँ अम्मी अबू बहन भाई किसको आप ज्यादा क्रेडिट देंगे, या शुरू में जो आपकी सिचुएशन जो आपने फेस की? सर मार तो बहुत पड़ी है, और इसी क्रिकेट के उस पे ही पड़ी है कि मैं पढ़ाई पे नहीं जाता था, स्कूल जाता था लेकिन बाद में जो काम मिलता था वो नहीं करता था 24 घंटे। उसके बाद में स्कूल से आना और सिर्फ क्रिकेट खेलना, उस पर बहुत मार पड़ी। ट्यूशन नहीं जाना, उस पर बहुत मार पड़ती थी। एक बार तो ऐसा इतनी मार पड़ी थी, वो कुछ ज़्यादा ही मार पड़ गई थी। लेकिन फिर वो उन्होंने कहा नहीं, इसने बाज नहीं आना, हम ही बाज आ जाए। फिर इन्होंने मुझे क्लब में डाला। और फिर देखें, क्रेडिट मैं इस चीज़ का मैं अपने अब्बू को दूंगा, पापा को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और पापा का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे हर मैच पे आते थे, मुझे लेके जाते थे मैच पे, और मेरा पूरा मैच देखते थे। उनको पता था मैं क्या गलती कर रहा हूँ और क्या नहीं गलती कर रहा। वो मुझे सजा भी मिलती थी, ग्राउंड में ही मिलती थी, कि अगर मैं गलत आउट हो जाऊँ और कोई गंदी शॉट मारूं, तो वो मुझे थोड़ा सा, पापा का भी डर रहता था कि यार मुझे थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी अगर मैं आउट हो जाऊं, या मैं कोई गलत शॉट मारूं। तो मुझे, अगर कह सकते हैं ना, बैटिंग का थोड़ा इनका भी डर रहता था कि यार अगर मैंने कुछ, अगर रन्स ना किए, अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो मुझे थोड़ी सी डांट पड़ सकती है। तो ये मुझे थोड़ा होता है कि मुझे डबल फोकस करना पड़ता है फिर इस चीज़ के लिए। बाबर साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे आपने अपनी अर्ली जर्नी बताई, लेकिन बाबर फर्स्ट टाइम आपको कब रियलाइज हुआ कि बाबर आजम जो है वो एक आम प्लेयर नहीं है, वो आप आगे जा सकता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है? और इसके अलावा बिल्कुल सच से बताइएगा, डिप्लोमेटिक नहीं, क्या आपको था अंदाजा बचपन में या क्रिकेट खेलते हुए स्टार्ट किया कि बाबर आजम इतने माशाल्लाह बड़े प्लेयर बनेंगे कि पाकिस्तान की कैप्टनसी इतनी यंग एज में मिल जाएगी, पाकिस्तान के सबसे बड़े अच्छे प्लेयर्स को शुमार होने लगेगा, बल्कि दुनिया के बड़े प्लेयर्स के साथ विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपका कंपैरिजन होगा, रिकी पॉन्टिंग आपके लिए कॉलम दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले? तो बाबर कब पहली मर्तबा रियलाइज हुआ, इंसान होता है कि भाई है मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ? किसने सबसे पहले या तो आपको बताया, आपने रियलाइज किया इसको? सर जब मैं पहली बार बॉल पिकर के तौर पे, मैं जब पहली बार स्टेडियम में गया, मैंने प्लेयर्स को देखा, उनको खेलते देखा, तो वहाँ पे मुझे एक अ, हो मैंने अपने आप से बात की कि यार मैं भी कर सकता हूँ। मैंने ना या इस ग्राउंड में खेलना है या इन प्लेयरों के साथ, या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है मुझे। तो वहाँ पे जब आप अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखते थे, यूसुफ भाई को, यूनुस खान को, सलमान बट था, एनजी भाई थे, जब मैं उस टाइम बॉल पिकर था, तो मैंने जब इनको देखा, इनके लिए जब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, बैकअप कर रहे थे, उनके लिए शोर कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि यार मैं कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप से बात की कि यार अगर मैं मेहनत करूँगा, या एक दिन मैं यहाँ पे ज़रूर खेलूँगा। तो फिर वहाँ से जब आप छोटी-छोटी चीज़ें, एकदम आप इतनी बड़े स्टेज पे नहीं चल जाते, छोटी-छोटी चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको आना पड़ता है। तो फिर देखिए, मैंने एक सोचा नहीं था। मैं हमेशा यही सोचता था कि स्टेप बाय स्टेप आपने ऊपर आना है। एकदम आप बड़ी चीज़ पे नहीं सोच सकते। आप स्टेप बाय स्टेप जब आते हो तो वो फिर आपके लिए भी ईज़ी हो जाती है। जब आप ऊपर जाते हो तो आप इतना मैच्योर हो जाते हो कि आपको कंडीशंस, आपको प्रेशर हैंडल करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आप सारी क्रिकेट को फेस करते आते हो। तो मेरा यही था कि अंडर 15 के बाद अंडर 16 मैंने फोकस की हुई थी, फिर अंडर 19 के बाद मेरा वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप के बाद फिर अंडर 23 था। अंडर 23 के बाद पाकिस्तान ए था। तो मेरा ये जर्नी स्टेप बाय स्टेप चलती रही कि मैंने यार पहले इधर खेलना है, वहाँ परफॉर्म करना है। ये नहीं कि सिर्फ वहाँ तक रहना है, वहाँ तक रहना है, वहाँ परफॉर्म करना है, फिर आगे देखना है, वहाँ अच्छा परफॉर्म करके फिर ऊपर जाना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने अपना गोल सेट किया था। फिर उसके बाद फिर मैंने इंटरनेशनल का गोल सेट किया था। और जब मेरा डेब्यू हुआ था तो आहिस्ता आहिस्ता जब सही कहते हैं कि वो इंटरनेशनल और बाकी क्रिकेट में बहुत फ़र्क है, वो प्रेशर की गेम होती है। तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जितना आप खेलते हैं, जितना आप अच्छा ग्राउंड में रहते हैं, जितना आपको
मेरे ख्याल से जितना आप इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं ना, जितना आप खेलते हैं मेरे ख्याल से, उतना आपको एक्सपीरियंस आता है। तो मेरे ख्याल से फिर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी इंटरनेशनल में भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप लर्न करते हैं, आपको आइडिया होता है, आपको प्रेशर हैंडल करने का पता लगता है कि कैसे आपको प्रेशर हैंडल करना है, कैसे आपने प्रेशर से निकलना है, कैसे कैसे आपने टीम को प्रेशर से निकालना है। तो ये चीज़ें आप जितना आप खेलते हैं, उतना आपको एक्सपीरियंस आता है। पर जैसे आपने खुद जिक्र किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट ऑल टुगेदर डिफरेंट, जब आप स्पेशली अपने मुल्क को हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर कितना जरूरी है आपके तवज्जो से मैं जरूर चाहूंगा नौजवान क्रिकेटर्स को ये पैगाम पहुंचे कि जो आपकी कितनी ज्यादा टैलेंट हो, आप कितनी स्किलफुल हो, लेकिन बाबर क्या रिक्वायरमेंट है जब आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से या अंडर 19 लेवल से उठ के जब दुनिया में जाके पाकिस्तान को या अपने अपने मुल्क को जो प्लेयर रिप्रेजेंट करता है, ये कितना एक बड़ा डिफरेंस आता है। और दूसरा, बाबर क्या सिर्फ टैलेंट काफी है? जैसे लोग कहते हैं कि आपके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन बाबर आपका क्या जवाब होगा? जैसे आपके अलावा मुझे अगर याद आए सईद अनवर, मार्कवा, ये ऐसे प्लेयर थे, आप लोग एफर्टलेस प्लेयर लगते हैं, लेकिन बाबर अंदर की सिचुएशन क्या है? क्या लोग जितना आसान समझते हैं कि बाबर आजम अगर बहुत टैलेंटेड हैं तो उनके लिए क्रिकेट बहुत आसान होगी, या बाबर कितनी मेहनत करनी पड़ती है? और आप क्या कहना चाहेंगे कि बीइंग अ टैलेंटेड और फिर स्किलफुल होने के साथ उसकी हार्ड वर्किंग, मेंटली टफ होना, गेम को रियलाइज करना, सबसे बड़ी बात जो आजकल के दौर में क्रिकेट को कहा जाता है कि आपका फोकस भी बढ़ा रहे, क्योंकि आजकल बड़ा सोशल मीडिया का दौर है, आजकल बहुत ज्यादा टीवी और मॉडलिंग का भी आपको ऑफर वगैरह हो जाती है क्रिकेटर्स को। बाबर, आप बड़ा इस पे फोकस रखे हुए हैं, ये समझते हैं आपकी कामयाबी की वजह भी है? तो मेरे ख्याल से टैलेंट आपको एक हद तक जाके स्कोर करता है, उसके बाद आपकी हार्डवर्क और मेंटल टफनेस काम करती है। जितना आप फिट रहेंगे, जितना आप फोकस रहेंगे, जितना आप माइंड को क्लियर रखेंगे कि आपको अपनी बैटिंग का, मेरे ख्याल से आपको अपनी बैटिंग का ज़्यादा पता होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप उसी में रह के या उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आप सिर्फ, आपको लोग कह रहे हैं टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट मेरे ख्याल से एक हद तक आपको सपोर्ट करता है, उसके बाद आपका हार्डवर्क, आपकी परफॉर्मेंस, आपका मेंटल टफनेस, कि जितना आप स्ट्रांग होंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना आप ज़्यादा फिट होंगे उतना आप अच्छा ग्राउंड में फील करेंगे। क्योंकि बैट्समैन तब जाके थोड़ा सा स्लो होता है जब आपकी फिटनेस कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जितना आप अपने आप को फिट रखेंगे, जितना आपको अपने आप को फोकस रखेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत, जिस तरह आपने बात की है, सोशल मीडिया का बहुत दौर आ गया है, और भी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, वो साथ साथ चलती हैं, लेकिन जो आपका काम है उसको आपको पहले रखना पड़ेगा। हर चीज़ आपको अपनी टाइम टेबल रखना पड़ेगा, अपने आप को पूरा प्लान करना पड़ेगा कि मेरी ये प्लानिंग, ये मेरी टाइमिंग है, इस टाइम पे मैं कुछ और नहीं करूँगा। एक सुबह से लेके शाम तक मेरी क्रिकेट है, फिटनेस है, और मेरी जो भी आपने प्लान किया वो उसके दरमियान आप कुछ भी नहीं करेंगे। कोई भी आ जाए, अगर एक्स वाई जी कुछ भी आ जाए, वो आपने 6 बजे के बाद ही आपने अपना वो प्लान करना है। तो मेरे ख्याल से जितना आप फोकस होंगे, जितना आप देखें, अ, अ, मेरे ख्याल से मैंने जो सीखा है, जो मेरे बड़ों ने समझाया था कि यार जितना आप ग्राउंड में रहेंगे, जितना आप ग्राउंड ग्राउंड को टाइम देंगे, उतना वो बाद में आपको टाइम देगी। तो ये कुछ समझ नहीं आया था मुझे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये बात आपके साथ होती है, आप जितना ग्राउंड में रहते हैं, बाद में उतना आपको वो अच्छा परफॉर्म कराती है, क्योंकि आप 6 घंटे 7 घंटे आप ग्राउंड में रहेंगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा भी। आप अगर आप घर बैठे हुए हैं और अल्लाह से आप कह रहे हैं कि अल्लाह करम कर दे, परफॉर्मेंस करवा दे, करना कुछ नहीं, तो मेरे ख्याल से वो अल्लाह सपोर्ट करता है, लेकिन अल्लाह ये भी कहता है कि जाके मेहनत करो। तो मेरे ख्याल से जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, आप अपने आप को जानो, अपने आप अपनी बैटिंग को समझो। मेरे ख्याल से मेरा यही होता है कि मैं अपनी बैटिंग को समझता हूँ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, और कहाँ मुझे मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं कोचेस से भी बात करता हूँ, अपने आप को भी एनालाइज़ करता हूँ। तो हर बात यही यही मैं यंगस्टर को कहूँगा कि सबसे पहले अपने आप पे बिलीव रखो कि यार तुम कर सकते हो। और दूसरा ये है कि हार्ड वर्क, टैलेंट एक हद तक जाके आपको सपोर्ट करता है, उसके बाद हार्ड वर्क आपको आगे लेके जाएगा। और फिटनेस पे भी लाजमी, वो फिटनेस भी बीच में आ जाती है। और
बिलीव रखो अपने आप। बाबर, अगर हम बात करें मौजूदा दौर में जो जिन 4 प्लेयर्स में आपके साथ शुमार होता है फैबुलस 4 का, विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा कि आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। आप जितना अपने बॉडी को भी, अपनी फिटनेस को सीरियस लेते हैं, और कुछ इस तरह की बात भी उन्होंने की कि कभी-कभी इतनी भूख लगती थी कि दिल करता था कि शायद बेडशीट पर लेटो तो वो चादर ही जो है उसको मैं चबा डालूं कि भूख लग रही है। लेकिन अब यही बात जो आपने की कि बहुत ज्यादा अपने आप पर जबर भी करना पड़ता है जब आपने एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करना है। बाबर, फिटनेस पे, डाइट पे कितने आप फोकस हैं? और जैसे हमारे यहाँ बात होती है कि हमारे पास क्रिकेटर्स जो हैं वो बिरयानी बहुत खाते हैं शुरू शुरू में, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है ना बाबर, क्योंकि हमारा कल्चर है, हम इन खानों के आदी होते हैं। तो बाबर, आपने कितना जबर किया और कितना अरसा हो गया कि क्या कुछ नहीं खाया है या क्या खाना स्पेशली शुरू किया है? कुछ इस बारे में, क्योंकि ये जरूर आपके जो आज देखने वाले हैं स्पेशली यंगस्टर्स हैं, उनको भी ये चीज कम्युनिकेट हो कि बाबर ने ग्राउंड में तो मेहनत की, लेकिन जो फिटनेस है, डाइट है, जो आपको अपने ऊपर कुछ जाती जबर करने हैं, बाबर ये कितना जरूरी है? बिल्कुल जी, काफ़ी ज़रूरी होता है, सैक्रिफाइसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, कि आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको टाइम पर सोना पड़ता है, टाइम पर खाना पड़ता है और खाना आपको अच्छा पड़ता है। शुरू में भी हमें भी नॉलेज नहीं थी इसकी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों की नॉलेज आ जाती है। ये चीज़ें आपको टाइम बाय टाइम आपको समझ आती है। अ, फ़िटनेस के साथ आपकी डाइट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है और अभी कोशिश यही करता हूँ कि अ, अच्छी चीज़ें खाऊँ जो मेरे लिए बेहतर है और बाकी चीज़ें देखें, खाए हुए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन कभी-कभी दिल करता है कि ये चीज़ें खा लें, जो पहले खाते रहें। लेकिन फिर एक चीज़ भी दिमाग में आती है कि यार अगर ये चीज़ें छोड़ी हुई हैं तो आपके लिए ही अच्छा है, आपकी फ़िटनेस के लिए अच्छा है। देखें, सैक्रिफाइसेस बहुत मैटर करती है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो पहले करते आ रहे हैं, वो आपको छोड़नी पड़ती हैं। आपको फ़िटनेस का शुरू में नहीं पता होता, लेकिन उसके बाद आपको जब ऊपर ऊपर वाले लेवल में आते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको फ़िट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको फ़िटनेस पे बहुत काम करना पड़ता है। तो वो चीज़ें आपको मेरे ख़्याल से डेली आपको फ़िटनेस पे काम करना पड़ता है, तो फिर आप जाके सर्वाइव करते हैं। फिर आपको खाना अच्छा खाना पड़ता है, आपको प्रॉपर नींद लेनी पड़ती है, प्रॉपर सोना पड़ता है, टाइम पर सोना उठ पड़ता है और उठना पड़ता है। तो ये मेरे ख़्याल से सैक्रिफाइस जब आप करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट मिलते भी हैं। बाबर, जब आपने पाकिस्तान टीम में ऑब्वियसली कदम रखा, उसके बाद आपने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सेंचुरीज पे सेंचुरीज बन रही हैं, बाबर आजम जो है वो आते ही छा गए माशाल्लाह। तो बाबर, कितना ये ड्रीम स्टार्ट रहा, चूंकि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की हम पहले बात करते हैं, चूंकि एक बड़ी डिफरेंट फिनोमेना है आजकल क्रिकेट का कि हार्ड हिटर बैट्समैन बहुत हैं, अजीब 360 स्टाइल बैटिंग हो गई है। हम आपकी बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत कॉपी बुक स्टाइल जो हम बात करते हैं, जितने बड़े प्लेयर से मवाजना कर लें उनकी तमाम वो शॉट्स कहीं ना कहीं बाबर आजम के अंदर मौजूद है। सकलैम मुश्ताक ने मुझे इंटरव्यू दिया, वो कहते हैं कि बाबर के अंदर सईद अनवर वाली क्लास भी है, जहीर अब्बास वाला एक पर्सोना भी है, एक अच्छे बड़े प्लेयर्स की तरह डिटर्मिन भी है, बहुत वो कोशिश कर रहे होते हैं, दिख रहा होता है कि वो एक कंपेटिटर हैं, वो हार नहीं मानना चाहते। बाबर, तो जब आपने शुरू में आए तो किन खिलाड़ियों के साथ आपको ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला? और यंग आप बहुत थे जब आप आए और बहुत सारे और यंगस्टर्स भी थे, कोचेस की अगर हम बात कर लें, कैप्टन की बात कर लें, बाबर किसने आपको वो इन्वायरमेंट दिया? बहुत जरूरी है बाबर मेरे ख्याल में कि जब आप आते हैं जितना बड़ा टैलेंट लेकर आए, लेकिन आपको वो इन्वायरमेंट मिले, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, किसका शुक्रगुजार होना चाहेंगे आज अर्ली डेज में जब आप पाकिस्तान टीम में आए, कैप्टन, कोचेस में से, खिलाड़ियों में से, जिन्होंने बाबर आजम को वो मकाम दिया, वो एक इन्वायरमेंट दिया कि बाबर आकर वो सब कुछ करें जो बाबर ने करके दिखाया? हाँ, बिल्कुल जी, जिस तरह मेरा डेब्यू हुआ उसके बाद फिर डेब्यू डेब्यू मेरा विक्की भाई के दौर में हुआ था, जब विक्की भाई कोच थे। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड कप के बाद नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, उससे पहले सॉरी ज़िम्बाब्वे, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से विक्की भाई के बाद मिकी आर्थर आ गए थे। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैचेस खेलते रहे, मुझे टू बी ऑनेस्ट मिकी ने बहुत सपोर्ट किया। जब वो वाली मैनेजमेंट थी उसने बहुत सपोर्ट किया था, मुझे सैफी भाई ने बहुत सपोर्ट किया था। और देखें, जब उससे पहले जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़ से पहले, वो उसमें मैं वैसा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया जैसे मुझे करना चाहिए था। और थोड़े से
बातें भी उठना शुरू हो गई थी कि यार ये वैसा प्लेयर नहीं है, कि यार ये परफॉर्मेंस नहीं है, या इसको रेस्ट करा दो। तो जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी, वो वो मैंने यही सोच के खेला था कि ये मेरी लास्ट सीरीज, अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो ये मेरी लास्ट सीरीज है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि उस सीरीज में मैंने पहले मैच में शो किया, फिर दूसरे मैच में शो किया, फिर तीसरे मैच में शो किया। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि जिस तरह आप खेलते रहते हैं, आपको बैटिंग का भी पता लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आपका ऊपर होता है, आपको कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं उस मैनेजमेंट का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मिकी ने बहुत सपोर्ट किया, सैफी भाई ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उस टाइम सैफी भाई भी नए-नए कप्तान थे, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो उन व उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपकी परफ़ॉर्मेंस ऊपर जाती रही, आपको अपनी चीज़ों का पता लगता रहा, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो मैं क्रेडिट सबको देना चाह बाबर, आपने खुद जिक्र किया कि अर्ली स्ट्रगल होती है और कभी-कभी ऐसा भी हमारे यहाँ मानना पड़ेगा कि फैंस भी हों, चाहे वो खुद हमारे साबिक क्रिकेटर्स हो या मीडिया हो, है जज़्बाती एलिमेंट है। अगर हम जीत जाएँ तो जी हीरो भी बहुत जल्दी बनाते हैं और अगर परफॉर्मेंस ना हो तो हमारे जजमेंटल भी हो जाते हैं। ये है हम डायमेंशन देखते हैं। लेकिन बाबर, एक और चीज़ जो आपके करियर में अगर हम 2 फेज़ में रखें तो लिमिटेड ओवर्स की शुरुआत तो बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन टेस्ट में आपने जो बाद में खुद स्टैंडर्ड सेट किया उस लिहाज से वो शुरुआत नहीं थी। तो बाबर, क्या समझते हैं, क्या टेक्निकल एडजस्टमेंट की बाबर आज़म ने और क्या वजह क्या थी? बाबर, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जो कोचेस थे या आप कैसे उसको रियलाइज़ करते थे कि बाबर रन्स तो कर रहे हैं टी20 वनडे में जब शुरू-शुरू में आए थे, अब तो माशाल्लाह आपकी तीनों फॉर्मेट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। बाबर, क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ी? मिकी आर्थर ने आपको टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी या मिसबा ने, हमारे जो कैप्टन थे, सिलेक्शन कमेटी भी समझते हैं उन्होंने भी आपको बड़ा सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है कि उन्होंने अच्छा रियलाइज किया था कि बाबर एक नॉर्मल प्लेयर नहीं है, इसको थोड़ा टाइम देंगे तो ये पे बैक करेगा और आपने माशाल्लाह किया भी। पर क्या वजह थी जो अर्ली आपने डायग्नोज की और फिर आपने उस पे काम किया टेस्ट क्रिकेट में जो आपको थोड़ा स्ट्रगल परफ़ॉर्म करते हैं। देखें, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, कभी आप परफ़ॉर्म करते हैं, कभी आप नहीं करते हैं। बैड टाइम एक पैच आता है जब आपको सपोर्ट चाहिए होती है, तो मेरे ख्याल से वो मिकी ने मुझे सपोर्ट दी थी। जो जो भी मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट ने मुझे सपोर्ट की थी। ग्रांड फ्लावर ने दी थी, सैफी भाई ने दी थी, मिकी ने दी थी। तो उसके बाद देखें, जब टेस्ट मैच वाला जो पीरियड था, उसमें मैं वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था जैसे मुझे करना चाहिए था। शुरू में मैं पहले भी बोलता था कि मुझे वैसा परफॉर्म नहीं हो पाया। लेकिन वो फिर उस टाइम पे इन मैच्योर नहीं था, टेस्ट क्रिकेट का इतना मुझे आइडिया नहीं था। फर्स्ट क्लास खेली नहीं, कम खेला था। तो फिर मैंने कोशिश ये की थी कि मैं सीनियर प्लेयर से बात करूं कि कैसे इसको मैं मज़ीद अच्छा कर सकता हूँ। और फिर मैंने अज़हर भाई से बात की, यूनुस भाई से मैंने काफ़ी बात की थी, मिसबा भाई से भी उस दौरान मैंने काफ़ी बात की, असद भाई से, कि कैसे मैंने इसको बिल्ड करना है, कैसे मैंने इसको इम्प्रूव करना है। तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनसे सीख के, उनसे बातें करके माइंडसेट थोड़ा-सा बेहतर किया कि माइंडसेट बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एक परफॉर्मेंस के बाद नेगेटिव बहुत सोचना शुरू कर देता था। तो वो चीज़ें मैंने अपनी बेहतर की। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जब उनके साथ खेलते हैं, वो आपको थोड़ा-सा गाइड करते हैं, थोड़ी-सी आपको चीज़ें बताते हैं कि इस टाइम ऐसे खेलना है, या आप देख के भी, आपको वीडियोज़ देख के भी, आपको वैसे भी देख के आपको थोड़ा-सा आइडिया होता है कि इस कंडीशन में वो कैसे खेल रहे हैं, या सर्वाइव करना है, या कैसे अटैक करना है। तो वो चीज़ें आप जब तक आप खेलते हैं साथ, जब तक आप मैचेज़ अ, खेलते हैं, तो वो चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती है। तो मेरी टेस्ट क्रिकेट थोड़ी-सी अगर आप मेंटल टफनेस की बात करें, तो वो साउथ अफ्रीका की टूर्स के बाद मुझे थोड़ा-सा टेस्ट क्रिकेट की थोड़ी पता लगा था कि कैसे आपने खेलना है, कैसे आपने अ इनिंग्स को बिल्ड करना है, कैसे आपने सर्वाइव करना है, कैसे आपने अटैक करना है। तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर उस चीज़ का फ़ायदा हुआ मुझे, और ठीक है बाबर, मज़ीद। प्रोग्राम का आखिर अब तकरीबन है। कुछ आपसे रैपिड सवाल कर लूँ बाबर, अगर क्विकली आप उनके जवाब दे दीजिएगा। तो फैबुलस 4 की बात होती है। मैं बाबर आजम से खुद उनके फैबुलस 4 1 2 3 4 क्विकली आप किन 4 प्लेयर्स को मौजूदा हाई रेट करेंगे? वनडे में कि टेस्ट मैच में?
ओवरऑल बाबर, जिनको फैबुलस 4 आजकल कहा जाता है, आपकी 1 2 3 4 क्या होगा? मेरी 1 2 3 मेरा विराट कोहली, अ, स्मिथ, विलियमसन, अ, रूट। और बाबर, साथ साथ अगर मैं आपकी टॉप 2 परफॉर्मेंसेस और कोई एक लम्हा जिसमें आपने जैसे जैसे कहा कोई स्ट्रगल थी, जहां आप समझे यार ये मेरा उस वक्त का बड़ा स्ट्रगल टाइम था, क्विकली क्योंकि एंड है प्रोग्राम का, 2 या 3 आपकी फेवरेट इनिंग जिनको आप बड़ा अपना फेवरेट मोमेंट कहते हैं। फर्स्ट मेरी है वर्ल्ड कप वाली इनिंग्स, और वेस्ट इंडीज वाली 3 इनिंग्स। वो वो मुझे कह सकते हैं कि वो काफ़ी है। उसके बाद मेरा थोड़ा सा चेंज हुआ, वो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। और मोमेंट मैंने आपको जैसा बोला था, इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद वो वेस्ट इंडीज वाला टूर, उससे पहले मुझे ये लग रहा था कि यार अगर ना हुआ ना परफॉर्म तो मैं बाहर हो सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा मुझे डाउट वाला फील आ रही थी कि मैं बाहर हो सकता हूँ अगर मैंने परफॉर्म ना किया। बाबर, आखिर में आप अपने जो मद्दाह हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बाबर आजम के हाथ में माशाल्लाह T20 ODI कैप्टनसी आ गई है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इमरान खान का आपने पिछले दिनों जिक्र किया था, 92 का वर्ल्ड कप सरफराज ने, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी यूनुस खान ने जो एक वर्ल्ड T20 जितवाया, तो चाहते हैं बाबर आजम भी माशाल्लाह 2 आपके पास फॉर्मेट हैं, आईसीसी इवेंट्स भी इंशाल्लाह अगले सालों में अगर आते हैं, इस साल तो एक है, अगले साल भी है, बाबर आजम भी उस फहरिस्त में आना चाहते हैं जहां पाकिस्तान के ग्रेट कैप्टन का नाम हो, बीइंग अ क्रिकेटर तो आप आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बाबर आजम किस तरह अपना एक लेगेसी छोड़ना चाहेंगे? बाबर, आखिर में इस बारे में बता दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो फैंस का, लोगों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, और उनकी दुआओं से मुझे ये ऑनर्स मिले, मुझे दोनों T20 और वनडे की कप्तानी मिली, और काफ़ी ऑनर्स की बात है मेरे लिए पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना। और कोशिश यही होगी कि अपने फैंस को लेट डाउन ना करूं, और उनकी दुआओं से ही जिस तरह मैं एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा था, अब एज अ कप्तान मैं वैसी परफॉर्मेंस दूं पहले, और उसके बाद टीम को इस जगह सेट करूं, इस जगह ला के खड़ा करूं कि थोड़ा सा लोग भी खुश हों इससे, और बोर्ड भी खुश हो, और प्लेयर भी खुश हों कि यार हमारी रैंकिंग अच्छी हो रही है। क्योंकि ये चीज़ें तब भी होंगी जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हर हर शोबे में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और अच्छी टीमों के खिलाफ देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा यही होगा कि मैं सबसे पहले प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दूं, उनको बैक करूं, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जितना हम लोगों को प्लेयर्स प्लेयर्स को बैक करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं ये सबसे एक दुआ करूंगा कि जिस तरह वो एज अ प्लेयर मेरे लिए दुआ कर रहे थे, अब एज अ अब मेरे 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 लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे लिए काफ़ी अच्छा काफ़ी चैलेंज है, नई चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही करूंगा कि इसको अच्छी तरह से निभाऊं, नेक दिल से निभाऊं, और अपना 100% दूं। बाबर आजम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि बहुत अरसे बाद हमें एक ऐसा प्लेयर मिला जिस पर हमें फख्र है। जब हमारे इतने 4-5 बड़े दुनिया के प्लेयर्स में आपको शुमार किया जाता है, तो एक बहुत अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान की भी इंटरनेशनली सोशल मीडिया पे जाती है, आपका जब शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं। आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। बाबर, आपका जाती तौर पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त निकाला इंटरव्यू के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जब ये कोरोना वायरस के बाद जब से इंग्लैंड का टूर आई रियली विश के हो और आप वहां पर जाएं, परफॉर्मेंसेज अच्छी और पाकिस्तान का नाम आप ना सिर्फ एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर बल्कि कैप्टन भी बहुत ऊपर लेके जाएं। जिन लोगों ने इंटरव्यू देखा, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।